एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टू रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट द सिस्टम रीचेज एट। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन सेम रेट से हो रही है। तो सेम रेट से होने पर रिएक्शन जो सिस्टम है वो कौन सी स्टेज पे पहुंच जाएगा। स्टेट ऑफ कंप्लीशन, भाई रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। सी ऑप्शन आपको दिया है कि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी और डी ऑप्शन आपको दिया है कि सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रही है वो 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, भाई इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो देखो एक बार थोड़ा-सा इसके बारे में देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, कौन-सी भई? एक तो ये डायनामिक होती है। क्या होती है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मूविंग, जो चेंज होती रहती है। तो इक्विलिब्रियम क्या है भई? एक डायनामिक स्टेट होती है, जिसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है भई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाता है भई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं भई? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन ले ली, कौन-सी भई? A प्लस B। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन कर रहे हैं और इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है A प्लस B ने मिलकर बना लिया C प्लस D। A प्लस B क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है और C प्लस D क्या है भई? ये प्रोडक्ट है। अब देखो जिस भी रेट से, यानी कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोल देंगे भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने इसे RF लिख दिया। और ऐसे ही जिस भी रेट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहे हैं? रिएक्टेंट बन रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रही है, इसे हमने बोल दिया यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके। अब देखो जब टाइम जीरो रहेगा, यानी कि जब रिएक्शन क्या है भाई? स्टार्ट ही नहीं हुई है, उस टाइम पर क्या होगा? जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर क्या? मैक्सिमम। भाई स्टार्टिंग में जो भी हम लेंगे, वो रिएक्टेंट जो भी रहेगा, जिसकी हमें रिएक्शन करानी है, वो क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे। और प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं वहाँ पर। तो उस स्टेट में, यानी कि जब क्या होगा, टाइम ज़ीरो होगा, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी भई? यहाँ पर ज़ीरो होगी। तो देखो आप क्या समझोगे यहाँ से, ये देख सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर इस कंडीशन पे आप रेट ऑफ रिएक्शन पता करते हो, तो वो क्या आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका मैक्सिमम बनेगा? यहाँ पर, जहाँ पर क्या होती है? कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है भई? रिएक्टेंट की। तो यानी कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, किसके लिए ज़्यादा आएगा भई? रिएक्टेंट के लिए ज़्यादा आएगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब देखो कुछ टाइम के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तब क्या होगा? एट टाइम टी, सपोज़ आपने टी टाइम पर ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पर क्या होगा? धीरे-धीरे रिएक्टेंट कंज़्यूम होने लग जाएँगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाएँगे। तो उस टाइम पर क्या होगा? A प्लस B की जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। भई धीरे-धीरे ये कंज़्यूम होंगे ना, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि A प्लस B ये क्या होते जाएँगे? धीरे-धीरे कम होते जाएँगे। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो C प्लस D क्या हो रहा है भई? इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और सी प्लस डी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो फिर कुछ टाइम के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी, जब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगी किसके? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने कंज्यूम हो रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है भाई? प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो क्या होती है भाई? हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो देखो जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ए प्लस बी की कंसंट्रेशन इक्वल टू में क्या आ जाएगी भाई? सी प्लस डी की कंसंट्रेशन। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो आपने क्या देखा कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यानी कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल आ गई, तो उस स्टेज पे क्या होता है? जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है भाई? इक्वल आ जाता है। तो यानी कि टू रिएक्शन अकर एट द सेम रेट, जब वो सेम रेट से रिएक्शंस होती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यही तो बोला है उसने कि जब दो रिएक्शंस का रेट क्या हो गया? सेम हो गया। तो वो स्टेज कौन-सी होगी? तो कौन-सी होगी भई? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन देखते हैं, द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। यहाँ पर देखो एक्टिव मास पूछा है कि क्या बनेगा? HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का। अब देखो एक्टिव मास होता क्या है? एक्टिव मास क्या होता है भई? मोलर कंसंट्रेशन ही होती है। क्या होता है एक्टिव मास भई? ये होता है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन हमें पता ही है, ये क्या होती है भई? जो मोलारिटी पढ़ते हैं वही होती है, क्या होता है? मोल्स पर लीटर।
क्या होता है भई, ये मोल्स पर लीटर होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यही मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स पर लीटर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में। तो अब हम मोल्स पर लीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक्टिव मास, क्योंकि एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, ये क्या है, सारी टर्म्स एक ही हैं। तो अब देखो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भई, ये कैलकुलेट करना है मोल्स अपॉन में पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम लिखना है सॉल्यूशन का, ठीक है? वो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है? अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भई, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 64, और जो मोलर मास बनेगा एचआई का, वो कितना होता है भई, 128 होता है। और अपॉन में क्या लेना है आपको, वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो ये 2 अपॉन में क्या आ जाएगा भई, मतलब यहाँ पर ये अपॉन में आ गया इसके। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, 64 अपॉन में 128 इंटू में 1/2, तो यहाँ पर ये पूरा काट-पीट के सॉल्व करके कितना आ जाएगा भई, 0.25 आ जाएगा। कितना आ गया, 0.25। अब हम देखते हैं आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है अभी। इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यही क्या है भई, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर देखो आपको एक ये रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं अभी, वाटर प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपको दिया हुआ है 1.80 एट 1000 डिग्री सेल्सियस। इफ 1 मोल ऑफ H2 एंड 0.1 मोल, ये 0.1 मोल नहीं है भाई, 1 मोल ही है। इफ 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ CO2 आर प्लेस इन 1 लीटर फ्लास्क, आपने रिएक्टेंट के दोनों ही कितने लिए हैं भाई, 1 मोल लिए हैं, और 1 लीटर फ्लास्क लिया है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। सो फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या करना है, मोलर कंसंट्रेशन बतानी है आपको, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है कि क्या आएगी। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखो, क्या दी हुई है भाई, H2 प्लस में CO2, ये रिएक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है वाटर प्लस में कार्बन मोनो, यानी कि जब टाइम 0 होगा तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, आपको H2 कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी कितना दिया हुआ है, अभी 1 मोल दिया हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टी 0 है, तो उस टाइम पर जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों अभी बने ही नहीं है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है भाई, 0 है। जब इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्शन पहुंच गई है, टाइम क्या ले लिया भाई, इक्विलिब्रियम वाला ले लिया, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच गई है, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इसके एक्स मोल क्या हो गए, कंज्यूम हो गए हैं, रिएक्टेंट के एक्स मोल कंज्यूम हो गए हैं। तो देखो जितने मोल्स कंज्यूम होते हैं ना, उतने ही मोल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट के बनते हैं। ठीक है, जितना कंज्यूम हुआ है उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना, क्या देखते हैं उसके अंदर कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के इक्वली होता है। तो उसी बेसिस पे है ये कि जितने मोल्स यहाँ पर कंज्यूम हुए हैं उतने ही मोल्स तो प्रोडक्ट में बनेंगे। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मोल्स थे H2 के, वो कितने थे भाई, 1 थे। तो यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स मोल क्या हो गए, इसके कंज्यूम हो गए, तो यहाँ पर जो बचा है रिएक्टेंट वो कितना बच गया भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 1 माइनस एक्स है। ऐसे ही देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल थे भाई, स्टार्टिंग में 1 थे, तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे। अब देखो जितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं उतने ही प्रोडक्ट के मोल्स बनेंगे, तो यहाँ पर एक्स मोल कंज्यूम हुआ है, इट मीन्स वाटर का भी एक्स मोल प्रोडक्ट बनेगा, और जो CO है यहाँ पर इसके भी एक्स मोल बनेंगे। अब देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से डिनोट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और ये क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी कि क्या लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या है, H2O और CO, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि H2O की कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन, और डिवाइड कर देना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, CO2 है। तो ये क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो गया है। तो इन दोनों के डिवीजन से, इन दोनों के रेशियो से क्या आता है भाई, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास H2O की कंसंट्रेशन और CO की कंसंट्रेशन क्या है, XX मोल है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, तो ये वैल्यू पुट कर दो। और H2 और CO2 की क्या है, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा भाई, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। केसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना भाई, 1.80 इज इक्वल टू में H2O की कंसंट्रेशन हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या ली है भाई, एक्स, ये एक्स आ गया, और इनटू में क्या आ गया, यहाँ पर CO भी कितना है, एक्स है, अपॉन में H2 कितना है भाई, 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पर ये CO2 भी कितना है, 1 माइनस एक्स है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
अब क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या करो, यहाँ पर इसका भी अंडर रूट ले लो और यहाँ पर इसका भी अंडर रूट ले लो। तो यहाँ पर जब 1.80 का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ आएगा 1.37 आएगा, कि वो सॉरी 1.34 आएगा, 37 नहीं 1.34 आएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पर क्या है, देखो दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन जो बनेगी देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1.3 और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर क्या होगा 1.34 को इससे x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1.34x इज इक्वल टू में क्या आ गया भाई, x आ गया। अब ये 1.34 जो है ये माइनस का, ये उस साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1.34 इज इक्वल टू में x प्लस में 1.34x। अब ये सॉल्व करके और आगे क्या आ जाएगा भाई, 1.34 इज इक्वल टू में यहाँ पर ये बन जाएगा 1 और 1 ये है, तो क्या आ जाएगा भाई 2.34x आ गया। यहाँ से क्या होगा, इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो 2.34 है इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवीजन में आ जाएगा, तो 1.34 अपॉन में 2.34 इज इक्वल टू में कितना आ गया भाई, x आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा भाई, जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 0.57 आ जाएगी। कितनी आएगी भाई, 0.57। तो यही x की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी थी। देखो x क्या है यहाँ पर, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन ली थी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, x क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन है किसकी, CO की और वाटर की एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यही तो उसने पूछा था क्वेश्चन में कि CO की कंसंट्रेशन बतानी थी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर है 0.57। क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन I2, यहाँ पर क्या है, देखो एक रिएक्शन दी हुई है आपको इक्विलिब्रियम में और इसके लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। Kc कितना दिया हुआ है भाई, 37.6 इंटू 10⁻⁻6 एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन पे आपको Kc दिया हुआ है। इफ 1 मोल ऑफ I2 का 1 मोल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लीटर फ्लास्क में एट 1000 केल्विन एट इक्विलिब्रियम, तो इसमें से क्या होगा, ये जो कंडीशन आपको दी हुई है ना भाई, क्या होगा कि I2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी I नेगेटिव से, आयोडाइड आयन से, या फिर क्या होगा दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, यानी कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल है और आयोडाइड आयन है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल आएगी, या फिर आयोडीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होगी किससे भाई, आयोडाइड आयन से, या फिर अनप्रेडिक्टेबल होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इफ Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ अगर Kc की वैल्यू लार्ज होती है, इस 10⁻³ से बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लार्ज वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। इफ Kc की वैल्यू इज लार्ज और वी कैन से ग्रेटर देन 10⁻³ तो रिएक्शन जाती है टुवर्ड्स द कंप्लीशन। रिएक्शन किसकी तरफ जाती है भाई, कंप्लीशन की तरफ। रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। तो आप ये बोल सकते हो अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से बड़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट डोमिनेट करता है रिएक्टेंट को, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या है भाई, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, और रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है, यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहा है। ऐसे ही देखो, इफ Kc इज लेस देन 10⁻³ अगर Kc की वैल्यू इस वैल्यू से क्या आती है, कम आती है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्मॉल। तो यानी कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, 10⁻³ से छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट डोमिनेट करते हैं। क्या होता है भाई, रिएक्टेंट डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा ही नहीं रही है, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो रिएक्शन प्रोसीड टू बी वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल एक्सटेंट तक होती है या फिर रेयरली होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि Kc अगर क्या है, स्मॉल वैल्यू होता है, तो यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट ही ज़्यादा होते हैं। और Kc की वैल्यू अगर लार्ज होती है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है भाई, फॉरवर्ड में, यानी कि टुवर्ड्स द कंप्लीशन होती है। ऐसी अगर Kc की वैल्यू क्या होती है, इस रेंज के बिटवीन होती है, 10⁻³ से 10⁻³ इन बिटवीन होती है Kc की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा है भाई, इक्विलिब्रियम में है। कैसी है भाई वो रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर आपको जो Kc की वैल्यू गिवन है उसका ऑर्डर चेक करो, क्या है, 10⁻⁻6। अगर 10⁻⁻6 है इसका मतलब Kc की वैल्यू क्या है, इस 10⁻³ से क्या है भाई, स्मॉल है। अगर वो वैल्यू क्या आई है, स्मॉल आई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, यानी कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो I2 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर देन आयोडाइड आयन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिएक्शन। देखो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और 2 मोल्स ऑफ NO बना रहे हैं। इसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू है K1।
ऐसे ही देखो 2 मोल्स ऑफ NO और O2 ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है भाई K2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, यहाँ पर देखो K की वैल्यू पूछी है इस रिएक्शन के लिए। तो देखो ये जो फाइनल रिएक्शन आपको दी हुई है ना, ये कहाँ से आई है? इन दोनों ही रिएक्शन से आई है। इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे ना और क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे रिएक्शन को, तो आपको यही रिएक्शन मिलेगी। कैसे मिलेगी एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्या है N2 प्लस O2 और 2 मोल्स इससे आपको क्या मिल रहे हैं भाई, NO के मिल रहे हैं। इसमें आपको ऐड करना है क्या, 2 मोल्स ऑफ NO प्लस में O2 और यहाँ पर इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2। क्या करो भई, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। जब आप ऐड कर दोगे तो 2NO से 2NO कैंसल हो जाएगा और यहाँ पर जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, N2 और प्लस में यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के आएँगे, 1 मोल ये है और 1 ये है और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो कैंसल ही हो गया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में बचेगा वो क्या बचेगा भई, 2 मोल्स ऑफ NO2। अब देखो जब भी कोई रिएक्शन 2 स्टेप से मिलकर बनती है, ठीक है? कोई भी रिएक्शन जब 2 स्टेप में होती है, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है ना, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोनों कांस्टेंट का। तो इस रिएक्शन के लिए जो K की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इन दोनों के इंडिविजुअल K के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो इसके लिए आपको क्या गिवन है, कांस्टेंट K1 और इसके लिए क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है भाई, K2। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 इंटू में K2। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया भाई, इस इक्वेशन के लिए आ गया K की वैल्यू। अब देखो आगे, जब आप ध्यान से देखोगे ना इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। एक तो ये रिएक्शन क्या है, 1 मोल के लिए है, यहाँ पर देखो NO2 का क्या है, 1 मोल है। जो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू इक्वेशन आई है वो क्या है, 2 मोल्स के लिए आई है। दूसरी चीज क्या है, ये रिएक्शन देखो क्या हो रही है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से NO2 बन रहा है। और जो आपको यहाँ पर के फाइंड आउट करना है वो किसके लिए फाइंड आउट करना है, डिकम्पोजिशन के लिए। NO2 डिकम्पोज हो रहा है N2 प्लस O2 में। तो क्या करो, पहले तो इस रिएक्शन को क्या कर दो भई, रिवर्स कर दो, बैकवर्ड बना दो। तो यहाँ पर देखो जब आप ये रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बन जाएगी 2 मोल्स ऑफ NO2। इससे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं N2 प्लस में 2 मोल्स ऑफ O2। तो अब देखो इसका मतलब क्या है, इस वाली इक्वेशन के लिए अगर K की वैल्यू क्या थी भई, प्रोडक्ट थी दोनों का, इस तरह से K इज़ इक्वल टू में K1 इंटू में K2। तो यहाँ पर जब आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर जो K है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन में K1 इंटू में K2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 2 मोल्स ऑफ, ये तो किसके लिए आया है, जो ये वैल्यू आई है कांस्टेंट की, किसके लिए, 2 मोल्स के लिए है, बट आपको फाइंड आउट किसके लिए करनी है, 1 मोल के लिए। आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इस इक्वेशन को आपने क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो ये वाली इक्वेशन आपको मिलती है। तो वो क्या हो जाता है, उसके कांस्टेंट पे वो पावर क्या हो जाती है भई, चली जाती है। जैसे देखो यहाँ पर 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर ये मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल, NO2 और यहाँ पर हाफ N2 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2O2 था, ये भी क्या है, 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इस 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के लिए आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जो नया कांस्टेंट बनेगा वो क्या आएगा भई, इसका हम क्या कर देते हैं, उसी फैक्टर को क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। यानी कि जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या बन जाता है, पावर में चला जाता है। जैसे अगर इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पावर में क्या आ जाता है, 2। बट अब हमने यहाँ पर पूरी कंप्लीट इक्वेशन को क्या किया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। तो अब देखो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन दी हुई है, ए बी और ये A प्लस बी, ये आपको इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है। इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोला है उसने, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बी की क्या आएगी, ये क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि हाफ होगी, ट्वाइस होगी, 1/4 आएगी या फिर 1/8 टाइम आएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो आप इस तरह से सोच के देखना, केसी क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। केसी क्या रहता है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एक कोई जो भी गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जो केसी होता है वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है केसी। जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी क्या है, यहाँ पर केसी की वैल्यू अलग आएगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम ये लेकर करेंगे क्वेश्चन को कि यहाँ पर केसी क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपको केसी को कांस्टेंट रखना है तो देखो एक टर्म जितनी इंक्रीज हो रही होगी दूसरी टर्म क्या है उतनी ही डिक्रीज हो रही होगी, तभी तो क्या है वो ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा भाई, बैलेंस रहेगा। तो देखो या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि केसी को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, अगर एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो बी की कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, शुड बी हाफ, ये कैसी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तभी क्या है, जो केसी है वो क्या रहेगा भाई, मेंटेन रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो
केसी वैसे नॉर्मल क्या आएगा, अगर केसी आप वैसे ही लिखते हो इस इक्वेशन के लिए जो यहाँ पर आपको गिवन है, तो इसके लिए जो केसी बनेगा वो आएगा, कैसे लिखते हैं हम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो ए इंटू में बी, ये अपॉन में क्या हो गया ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस केसी को कांस्टेंट रखना है। इस केसी को कांस्टेंट रखने के लिए कंडीशन उसने दे दी कि इस ए की कंसंट्रेशन को तो डबल कर दो, कर दिया भाई आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल। अब बी की कंडीशन क्या करे, तो देखो केसी तभी तो कांस्टेंट रह सकता है जब इस बी को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तभी तो ये पूरा का पूरा देखो सेम आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और ये बिल्कुल क्या आ गया, एज इट इज सेम ही आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हाफ, यानी कि जितना एक इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या है, दूसरे की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, टू मेंटेन द केसी। को ये समझने में अभी भी डाउट हो तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं भाई, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर फॉरवर्ड के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या करते हो आप, यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखते हो किसकी भाई, रिएक्टेंट की, और ऐसे ही अगर आप बैकवर्ड के लिए लिखते हो तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखते हो किसके लिए लिखते हो भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखते हो, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो आपको प्रोडक्ट साइड दिए हुए हैं, तो हम यही वाले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। तो देखो पहले जो रेट आएगा यहाँ पर, ठीक है, जब रिएक्शन क्या है, इसी वाले पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, उसने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो उस केस में जो रेट आएगा वो आप कैसे लिखोगे, के इज इक्वल टू में यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में जो यहाँ पर रेट आएगा, जब आपने क्या किया है भाई, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है और बी की कंसंट्रेशन को यहाँ पर क्या बोल दो, बी डैश बोल दो, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन जब इक्विलिब्रियम था, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उसने क्या किया है, ए को डबल कर दिया तो बी पूछा है, तो बी को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी डैश लिख दिया। दोनों ही रेट है तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू के, और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ए और ट्वाइस ये बी की कंसंट्रेशन, के से के कैंसिल और यहाँ पे ए से ए कैंसिल, और यहाँ पर क्या बच गया भाई, देखो यहाँ पर आ गया आपके पास जो बचा है, बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू में क्या आ गया भाई, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी डैश, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको ये बी डैश ही तो फाइंड आउट करना था कि जब आपने ए को डबल कर दिया तो इस 2 को क्या करो, इस साइड ले आओ, तो बी के डिवीजन में क्या आ गया भाई, ये 2 आ गया और ये आ गया बी डैश। तो इसका मतलब ये डैश हमने किसके लिए लिखा था, जब डबल था ए, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि बी डैश, यानी कि जब ए डबल हो जाएगा तो बी डैश की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मोल्स ऑफ PCl5 इज डिकम्पोज इन 2 लीटर क्लोज वेसल। 2 मोल्स है आपके पास PCl5 के और 2 लीटर का वेसल है, क्लोज वेसल है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्लोज वेसल में ही होता है। और एट इक्विलिब्रियम द परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, और जो PCl5 है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 40% डिकम्पोज हो गया है, तो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर केसी फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो देखो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो है, रिएक्शन है, वो क्या बनेगी भाई, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, किसमें डिकम्पोज होता है ये भाई, PCl3 प्लस में Cl2। तो अब देखो स्टार्टिंग में जब टी क्या हो रहा होगा, जीरो रहा होगा, तो उस केस में जो PCl5 है उसके मोल्स कितने हैं भाई, 2 मोल्स है। तो रिएक्टेंट तो 2 मोल्स दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट क्या रहा होगा स्टार्टिंग में, 0 मोल्स रहे होंगे। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उसने क्या बोला है कि 40% डिकम्पोज हो गया PCl5, तो यानी कि 2 मोल्स का 40% डिकम्पोज हुआ होगा। भाई जितने मोल्स यहाँ पर होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, उतने ही मोल्स तो क्या हुए होंगे भाई, डिकम्पोज हुए होंगे ना, वही तो रिएक्ट करते हैं। तो यानी कि 2 मोल्स का 40% कैलकुलेट करो, तो 2 मोल्स का 40% जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, 0.8 मोल। तो 0.8 मोल डिकम्पोज हुए हैं, ये 0.8 मोल किस में कन्वर्ट हो गए भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची है वो क्या आ जाएगी भाई, 2 माइनस 0.8, यानी कि ये आ जाएगी आपके पास 1.2 मोल। यहाँ पर हम वही तो लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कि रिएक्टेंट कितना बचा है, तो कितना आ गया भाई यहाँ पर 1.2 मोल आ गया। अब आगे देखो, जो PCl3 है और जो Cl2 है, अब ये जितने मोल्स इसके डिकम्पोज हुए होंगे उतने ही बन रहे होंगे। तो यहाँ पर PCl3 कितना बन रहा होगा भाई, 0.8 मोल, क्योंकि इतना ही तो डिकम्पोज हुआ है यहाँ पर PCl5। और क्लोरीन भी कितना बन रहा होगा भाई, यहाँ पर 0.8 मोल मिल रहा होगा हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में। अब देखो आगे, ये तो आपने क्या कैलकुलेट किया है भाई, यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट किए हैं, बट यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी गिवन है, कितना गिवन है भाई, 2 लीटर। तो 2 लीटर गिवन है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो PCl5 है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, मोल्स अपॉन में जो भी वॉल्यूम गिवन है वो। तो मोल्स कितने आए हैं यहाँ पर 1.2 मोल, और ये कितने वेसल में है, 2 लीटर में।
तो 1.2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 0.6 आ गया। कितना आ गया भाई 0.6 कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पर, मोल्स पर लीटर होगा। देखो यहाँ पर 0.8 क्या है भाई, प्रोडक्ट दे रखा है, तो 0.8 भी किस में है भाई, 2 लीटर वॉल्यूम है, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर भी 0.8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो है इसके जो कंसंट्रेशन आएगी प्रोडक्ट की वो कितनी आएगी 0.4 और 0.4। अभी हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन क्यों कैलकुलेट की है, क्योंकि देखो जो केसी होता है ना, केसी को हम कैसे लिखते हैं, केसी को हम कैसे लिखते हैं भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन लेते हैं ना, मोल्स नहीं लेते हैं, इसलिए हमने पहले मोल से क्या कैलकुलेट किया, कंसंट्रेशन कैलकुलेट की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या है भाई प्रोडक्ट PCl3 और क्या है Cl2, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, अपॉन में क्या लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो क्या है भाई PCl5 है। अब देखो यहाँ पर PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी कैलकुलेट की आपने 0.4 और Cl2 की भी कितनी आई है भाई 0.4, तो 0.4 इंटू में 0.4 और PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी आई है भाई 0.6, तो ये अपॉन में क्या आ गया भाई 0.6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 0.266। आप इसे 0.27 भी बोल सकते हो, ठीक है, जितने भी राउंड फिगर में कैलकुलेट करना हो उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि आपको ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, देखो 0.267 दिया हुआ है ना, तो 0.266 इस तरह से आएगा, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 0.267, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं, irreversible chemical reaction is having two reactant in equilibrium. If the concentration of the reactant are double, then the equilibrium constant will be. देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिएक्शन हो रही है, और कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल होती है तभी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि दो रिएक्टेंट है, उसमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज हैविंग टू रिएक्टेंट, उसमें दो रिएक्टेंट है, जैसे देखो A प्लस बी हो गया, तो ये दो रिएक्टेंट हो गए ना। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर डबल, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो व्हाट विल बी द केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, केसी क्या बनेगा। तो देखो ये मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये क्या होता है, अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। क्योंकि क्या कर लेता है ये, अगर मान लो हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दिया, अगर मान लो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दिया, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना वो भी चेंज होगी, और वो इस तरह से चेंज होगी कि ओवरऑल जो वैल्यू आए ना कांस्टेंट की, केसी की जो वैल्यू आए वो क्या आए भाई, सेम आए। पर ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हुए हैं कि डबल हो जाएगा केसी, केसी 1/4 हो जाएगा, केसी हाफ हो जाएगा, या फिर केसी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, केसी क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, यहाँ पर देखो एक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है भाई 1.6 इंटू 10⁻12। क्या पूछा है आगे देखो, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद सिस्टम में क्या होगा, सारे ही रिएक्टेंट होंगे, मोस्टली रिएक्टेंट होंगे, या फिर मोस्टली प्रोडक्ट होगा, या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर देखो केसी का ऑर्डर देख लो, रिएक्शन का क्या गिवन है भाई 10⁻12, यानी कि के की वैल्यू क्या है भाई 10⁻3 इससे क्या है, बड़ी है। ये मैंने आपको बताया था ना, अभी पीछे क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है, केसी की वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या आ रही है भाई 10⁻12 ऑर्डर की दे रखी है, और ये के की वैल्यू क्या है 10⁻3 से बड़ी है। तो जब भी ऐसा होता है तो वो रिएक्शन किसको फेवर करता है भाई, प्रोडक्ट को फेवर करता है, किसको फेवर करता है, प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी, और मोस्टली यहाँ पर क्या बनेंगे भाई, प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं द वैल्यू ऑफ केसी, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू गिवन है, एट गिवन टाइम, एक कोई टाइम दे रखा है, उस गिवन टाइम पर जो कंपोजिशन है रिएक्शन मिक्सचर की, ऐसा हो जाता है कि ए की, बी की और सी की तीनों की कंसंट्रेशन क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, तो यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई, ए बी सी तीनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, इक्वल हो गई, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में फेवर करेगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर केसी क्या गिवन है भाई, केसी आपको गिवन है 2 इंटू में 10⁻³ तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, क्यूसी। अब ये क्यूसी क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोशेंट, क्या होता है भाई, ये होता है रिएक्शन कोशेंट। ये और जो केसी होता है ये दोनों क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, बट दोनों में एक ही डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि जो केसी होता है ना ये हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैलकुलेट करते हैं, और जो क्यूसी होता है ना रिएक्शन कोशेंट होता है, ये हम इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये केसी सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए होता है, क्यूसी एट एनी टाइम होता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर जो क्यूसी है वो भी क्या बनेगा? कंसंट्रेशन, यानी कि किसकी लेनी पड़ेगी आपको? प्रोडक्ट की। क्यूसी और केसी अभी बताया ना सेम ही होता है, तो क्यूसी भी क्या बनेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है? इनका प्रोडक्ट लेना है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये होता है, बट ये किसी भी टाइम के लिए होता है और ये इक्विलिब्रियम वाले टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर आप क्या करो भई, क्यूसी कैलकुलेट कर लो। तो देखो इस इक्वेशन के लिए जो क्यूसी बनेगा, क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी, और प्रोडक्ट में क्या लेना है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है ना, तो बी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में सी की कंसंट्रेशन और अपॉन में क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए का स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है भई? पावर में चला जाता है इस तरह से, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर आ गया। अब देखो उसने क्या बोला है? एट एनी टाइम, यानी कि किसी टाइम पर ऐसा हो रहा है ए, बी, सी तीनों की कंसंट्रेशन सेम आ रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी कि मान लो एट टी टाइम, टी टाइम पर क्या हो गया भई? तीनों की कंसंट्रेशन सेम आ गई और जो कंसंट्रेशन है वो क्या गिवन है? 2 इंटू में 10 टू द पावर -3, ये बी की कंसंट्रेशन हो गई। सी की कंसंट्रेशन कितनी है भई? सेम ही है, 2 इंटू में 10 टू द पावर -3, और जो ए है, ए की कंसंट्रेशन भी क्या है भई? सेम ही है, 2 इंटू में 10 टू द पावर -3, और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो ये स्क्वायर कर दिया, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कैंसल हो गया, तो यानी कि क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई? एट एनी टाइम टी, क्यूसी की वैल्यू आ गई 1, और क्वेश्चन में जो आपको केसी की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है भाई? 2 इंटू में 10 टू -3, -3 का मतलब क्या है कि भाई 2 के अपॉन में 1000 है, मतलब कि ये क्या बनेगा यहाँ पर? 0.0002 ऐसे बनेगा। तो ये देखो क्यूसी क्या है? बड़ा है ना इससे, केसी से। तो जब भी क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेन एवर क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, जब भी क्यूसी क्या होता है? केसी से बड़ा होता है, तो रिएक्शन कैसी होती है भाई? रिवर्स डायरेक्शन में होती है। रिएक्शन कैसी होती है भाई? रिवर्स डायरेक्शन में होती है, और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कहाँ पर जा रही है? रिएक्टेंट साइड पर जा रही है। रिएक्शन कहाँ जा रही है अभी? रिएक्टेंट साइड पर जा रही है। तो ऑप्शन देखते हैं आपको क्या ऑप्शन दिया है भई? क्या डायरेक्शन के टर्म में दिया है फिर, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की टर्म्स में? तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन के टर्म में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर क्यूसी और केसी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? अगर क्यूसी क्या होता है? बड़ा होता है केसी से, क्यूसी की वैल्यू क्या आती है भई? बड़ी आती है केसी से, तो रिएक्शन कौन-सी डायरेक्शन में जाती है? रिवर्स डायरेक्शन में। रिएक्शन जाती है रिवर्स डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या बनेंगे भई? रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। क्या होगा? इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। फिर देखो यहाँ पर अगर क्यूसी क्या होता है भई? क्यूसी लेस होता है किससे? केसी से। क्यूसी की वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। तो रिएक्शन क्या है भई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट को फेवर करेगी, ठीक है? और अगर क्यूसी क्या होता है? केसी के इक्वल होता है, तो ये कौन-सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम वाली होती है। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, और एक केसी का जो बताया था कि केसी अगर 10⁻³ से बड़ी है, छोटी है, वो वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे आप। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, तो इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को रिवाइज़ करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।